नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, जब से एक इंटरनेशनल एजेंसी ने ये खबर दी है कि भारत ने 12 लाइव परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, उसके बाद से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश में खलबली मची हुई है, चाइना में खलबली मची हुई है। लेकिन अब तो भारत अग्नि 6 का परीक्षण करने जा रहा है सर। यानी कि भारत में इस वक्त जो भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, वो इन सबको डराने के लिए काफी है। बिल्कुल अंजू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो अग्नि सीरीज की हमारी मिसाइल्स हैं, ये भारत की तकनीकी क्षमता का एक बहुत उच्च कोटि का प्रदर्शन है। आप देखिए, जो अग्नि 6 मिसाइल है, अग्नि 1 से लेके 5 तक की मिसाइल भी एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उनके अलग अलग किस्म के रेंजेस हैं। लेकिन अग्नि 6 जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 10 से 12 हजार किलोमीटर, ये मायने रखता है। 10 से 12 हजार किलोमीटर, इसकी जद में क्या क्या दुनिया के कौन कौन से देश आ रहे हैं, ये देख सब सोचने समझने की बात है। ये भी सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। MIRV टेक्निक पर ये बेस्ड है। और MIRV टेक्निक क्या होती है? स्पेस में जा करके और ये मल्टीपल वॉरहेड्स में डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल साधारण भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। मल्टीपल वॉरहेड में डिप्लॉय हो जाती है और ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी ले जाने पे सक्षम है और कई सारे टारगेट्स को एक साथ इतनी लंबी रेंज में एक साथ ये एंगेज करने में सक्षम है। दूसरी चीज है कि ये रोड मोबाइल है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि अपने आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तीसरी चीज है सॉलिड फ्यूल। देखिए, सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम में, मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जो बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसकी टाइम जो लगता है इसको तैयार करने में और फायर करने में, वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। और ये बहुत जल्द इसको आप तैयार करके और फायर कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि क्योंकि जब आप इतने बड़े वेपन सिस्टम को फायर करते हैं तो इसके ऊपर जहां से ये लॉन्च हो रहा है, उस लॉन्च पैड का उसके पीछे शत्रु के हर प्रकार के वेपन सिस्टम्स लगे होते हैं। तो आपको आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में इसको आप फायर कर सकें। और यही सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मेरा ये मानना है कि ये भारत के न्यूक्लियर डेटरेंस का एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया की तरफ गया है। और एक चीज और समझने की बात है कि क्योंकि ये जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं अंजू, वो न्यूक्लियर हथियार, दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, वो दे आर वेपन्स ऑफ पीस। शांति के लिए डेटरेंस होता है। तो भारत का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में बात हुई पहुंचा है। और इसके अलावा KA-4 और KA-5 पनडुब्बियों से भी इन मिसाइलों को फायर करने की बात हो रही है। भारत बहुत कम देशों में से, ऐसे देशों में से है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटी है। ट्रायड का अर्थ यह है कि आप हवा से न्यूक्लियर वेपन को मार सकते हैं, आप धरती से न्यूक्लियर वेपन को मार सकते हैं और आप पानी से न्यूक्लियर वेपन को भी मार सकते हैं। तीनों प्रकार से वो क्षमता बहुत कम देशों में है और भारत उन बहुत गिने चुने देशों में से एक है। इंडो पैसिफिक में जब हम क्वाड की बात कर रहे हैं, जब हम इस प्रकार की चीजों की बात कर रहे हैं, वहां तक हमारी क्षमता जो है वो पहुंच चुकी है। और DRDO के कामत ने कह दिया है ऑलरेडी कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट की क्लियरेंस की जरूरत है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। वही तैयारी करने के लिए अंजू, आपने सुना होगा, पूरे पूरे मीडिया में ये बात फैल रही है कि 11,000 लोगों को वहां से टेम्परेरीली, ये बात समझने के, टेम्परेरीली डिस्प्लेस किया गया है ताकि इसके परीक्षण को, इतना बड़ा हथियार है तो इसके परीक्षण को करने में काफी इस प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि ये परीक्षण बहुत जल्द होने वाला है। बहुत अच्छी खुशखबरी हमें हमें इसकी मिलेगी कि हमने अपनी मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर दिया था कि किस प्रकार से हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्रह्मोस मिसाइल ने और इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर टू सरफेस मिसाइल्स ने पाकिस्तान में जाकर के हाराकीरी करी थी और किस तरह से पाकिस्तान को हमने 88 घंटे में भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था कि भाई हमें माफ कर दो। 60 कॉल्स पाकिस्तान ने अमेरिका को किए हैं कि हमें बचाओ, हमें मोदी से बचाओ। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक मेजर टेक अवे जो ऑपरेशन सिंदूर का रहा वो ये रहा कि जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया ये समझती थी कि भारत जैसे देश के पास कभी हो नहीं सकती, भारत ने उस टेक्नोलॉजी को न केवल
हासिल करके रखा हुआ था, बल्कि उसका सफल युद्ध के मैदान में परीक्षण करके दिखाया दुनिया को। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस समय भी आया था, और ये अग्नि 6 उस श्रेणी में एक एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मुझे लगता है साबित होगा। दूसरा, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसके पास कैरियर बॉर्न फोर्स होती है, वो सिर्फ वो दैट्स अ ट्रू ब्लू वाटर नेवी। और ब्लू वाटर नेवी का अर्थ यह है कि आप आगे जाकर के अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो जो प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन की एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, एक 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली एक मिसाइल, जो कि MIRV तकनीक पर भी आधारित है, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकती है, 2000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकती है ये। और उसके साथ इसको अगर हम कंबाइन करेंगे, हमारी और जो हमने शक्तियां हासिल करी हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन करने में एक सक्षम हो गए हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण मेरे हिसाब से होने वाला है। सर, भारत चाइना को तो डरा ही रहा है, लेकिन उधर टर्की का क्या हाल हो रखा है। जैसे अभी आपने याद दिलाया कि 60 बार पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बचा लो, और उसी पाकिस्तान का साथ टर्की ने दिया था। भारत ने तो बड़े बुरे तरीके से टर्की की भी घेरेबंदी कर डाली है। देखिए, भारत आज कुछ बादल ऐसे होते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, और कुछ ऐसे बादल हैं जो कि सिर्फ बरसते हैं, ग्राउंड के ऊपर काम करके दिखाते हैं। आज भारतवर्ष उसी प्रकार का बादल बन के उभर करके सामने आया है। अब मैं आपको तुर्की के बारे में एक दो चीजें बताता हूं। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि जो युद्ध हमने लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर, वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में था, मैं उनको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि वो युद्ध भारत बनाम पाकिस्तान प्लस तुर्की प्लस चाइना प्लस आधा बांग्लादेश प्लस आधा जो भारत के अंदर जो लोग हैं, जो वो भाषा बोलते हैं, वो ये तमाम लोग मिलकर के हमारे से युद्ध लड़े थे। अब इस वजह से तुर्की ने न केवल उनको वैसे मदद करी थी, जबानी जुमा खर्च की मदद करी थी, बल्कि उनको हथियार दिए, ड्रोन्स दिए, और उनको पता था कि पाकिस्तानी जो है किस किस्म के नालायक फौज पाकिस्तान है, शायद वो इसको ऑपरेट नहीं कर पाए, ऑपरेटर्स तक दिए उन्होंने। और आपको ये याद हो कि तुर्की के ऑपरेटर्स जो हैं, वो उस युद्ध में कुछ एक दो तीन हताहत भी हुए हैं। तो ये बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई हो गया कि इतने लोगों के साथ हमने युद्ध करते हुए उस युद्ध को 88 घंटे में जीता। हमने अपना ऑब्जेक्टिव तो 21 मिनट में हासिल कर लिया था। उसके बाद पाकिस्तान को हमने, उसी तुर्की को हमने कोई शोर मचाए बगैर उस तुर्की को लेसन उनको दे दिया, क्योंकि ये दुनिया को सबको पता पड़ता है जो भी एक्टिविटी होती है, तो चाहे वो साइप्रस हो या आर्मेनिया हो या ऐसे जो देश जिन पर तुर्की की कुदृष्टि है, उन देशों को यदि हम इस प्रकार के आर्मामेंट की मदद करके उनको थोड़ा शक्तिशाली बना रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग है कि न केवल हमने आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हराया, बल्कि अब हम इस बात को निश्चित कर रहे हैं कि हम हर प्रकार से दबाव आपके ऊपर बनाने में सक्षम हैं। देखिए, तुर्की एक बहुत ही अनग्रेटफुल देश है। ये तुर्की वही देश है जहां पर जब इनके ऊपर आपदा आई थी, तो पहला देश जो वहां पहुंचा था इनकी मदद करने के लिए, वो भारत था। हम हमेशा से तुर्की के साथ संबंध बेहतर बना करके उनके साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करते हैं, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करके, न केवल मॉरल सपोर्ट बट मटेरियल सपोर्ट भी करके, उन्होंने भारत के खिलाफ उनको तैयार कर रहा है लड़ाई के लिए। तो हमें भी पता है कि हमें क्या करना है, और हम उसे कर रहे हैं। दुनिया को ये नजर आ रहा है। सर, दलाल पाकिस्तान का तो वैसे भी बुरा हाल होने वाला है। अमेरिका पिछले 24 घंटे से ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा है सर। तो ये तो वॉर रोकने के लिए अपने घर में बैठ के करवाता फिर रहा था मुल्ला मुनीर। अब क्या होगा इनका? अब कहां मुंह दिखाएंगे ये? अमेरिका ने तो कह दिया कि हम तो बहुत बड़े हमले करने वाले हैं, अब तो हम सारे तेल गैस पर कब्जा कर लेंगे वेनेजुएला की तरह। अब क्या करेंगे मुल्ला मुनीर एंड कंपनी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मुल्ला मुनीर, ये उनका हश्र होना ही था।
ये शुरू से आखिर तक मैं कहता रहा हूं कि पाकिस्तान का चुनाव इस मीडिएटर या इस पोस्टमैन की तरह क्यों किया गया था? वो इसलिए किया गया था कि मुनीर और शहबाज शरीफ गुलाम हैं अमेरिका के, गुलाम, क्योंकि हम उनको बचाया है अमेरिका ने पिछले वर्ष मई में, गुलाम है। और ये वही मुनीर है जिन्होंने शर्म अल शेख में बहुत बेशर्मी के साथ तलवे चाटे थे डोनाल्ड ट्रंप के, जब उन्होंने कहा था सर आई वांट टू सल्यूट यू, यू आर ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट, और उसको वहां अपने खुद के देश में भयंकर तरीके से ट्रोल हुए थे उसकी वजह से, वो अलग बात है। लेकिन ये जिस प्रकार की गुलामी अमेरिका की कर रहे हैं, तो ये होना ही था, क्योंकि अमेरिका तो इनको, अमेरिका जानता है पाकिस्तान क्या है, तो उन्होंने उसको उसी प्रकार से, जो वो जानते हैं, उनके रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं, जिस प्रकार से उनको प्रयोग में लाया जाता है टॉयलेट पेपर की तरह, वैसे अमेरिका उनको यूज कर रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ईरान के साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी करी, तो इस वजह से ईरान के सामने भी इनकी इनकी असलियत खुल करके सामने आ गई। वो देश जिसके अपने अंदर 65% जगहों पर आग लगी हुई है, बलोचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान जल रहा है, पीओजेके जल रहा है, और सिंध में भी सुगबुगाहट है। उस देश जाकर के कहता है कि मैं शांति का दूत, शांति का मसीहा। फिर जो पीओजेके में इतनी अट्रॉसिटी वो करते हैं, उसके बाद वो जाकर के अफगानिस्तान पर फिर हमला कर देते हैं। जो देश अफगानिस्तान से पिछले 2.5 महीने से खुली जंग की, उनके रक्षा मंत्री का कहना है हम खुली जंग लड़ रहे हैं, खुली अफगानिस्तान से, वो खुली जंग वाला कहता है कि मैं ईरान में जाकर के वहां शांति करवा दूंगा। और उनके जो लोग आते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने तो ट्रंप को कहा यू ब्लडी फेलो, आप सरेंडर करो, तो ट्रंप साहब हमारे पैरों में गिर गए, उन्होंने कहा चलो मैं बंद कर देता हूं लड़ाई। अभी उस बंद कर देता हूं लड़ाई ने कल से लगातार फायर कर रहा है उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से, 20 शहरों में फायर किए हैं उन्होंने और बर्बाद किया है। और उसके अलावा आज ट्रंप ने कहा है कि ऐसा हमला होगा, चाहे वो खरगा आइलैंड हो, चाहे किशम आइलैंड हो, या कोई भी हो, जो कि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होगा। हालांकि ट्रंप की बात पे विश्वास करें या न करें वो भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन जो ये मुल्ला मुनीर और ये शहबाज शरीफ बातें कर रहे थे और जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे थे, वो आज उनको ये पता नहीं है कि अपना मुंह जाकर के कहां छुपाएं। उनका ये जो नकाब है वो उतर गया है। अमेरिका जानता है कि उन्होंने अमेरिका को धोखा दिया, ईरान को उन्होंने रास्ते दिए, ईरान को और भी कई चीजें दी, और ईरान जानता है कि उसकी सीक्रेट्स अमेरिका के साथ उसने शेयर करी, ईरान को उसने धोखा दिया। आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि मुल्ला मुनीर का कोई स्टेटमेंट कहीं आता हुआ नजर नहीं आया पिछले कई दिनों से मुझे। तो जिस परिस्थिति में वो आज है, ये एक लेसन अंजू अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उन लोगों के लिए देना चाहता हूं जिन मूर्खों ने भारत में इस बात का पतंगड़ बनाया था कि अरे देखो पाकिस्तान तो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री हो गया, ये हमारे पास मौका था, हम क्यों नहीं मीडिएट कर रहे। उनके मुंह पर एक करारा तमाचा, करारा, क्योंकि अगर हम इस जंजाल के में फंसे होते, पहली बात तो यह है कि वो हमारी फंडामेंटल जो पॉलिसी है कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है, हम ऑल अलाइंड हैं, सबके साथ अलाइंड है, उसके खिलाफ होता। और दूसरा, जिस प्रिकेरियस परिस्थिति में आज पाकिस्तान है उसमें हम होते, और आज पाकिस्तान को अमेरिका दुत्कार रहा है। अमेरिका के कई जगह, ये तुलसी का बाट ने कहा था, बहुत लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर कोई कुछ रच रहा है कुछ, तो वो होता, वो हालत शायद हमारी होती। तो ये जो लोग हमारे अपने देश में हैं, ये वही जो हर बार कहता हूं कि हमारा जो हमारे बिपिन रावत साहब के द्वारा कहा गया आधा फ्रंट है, उस आधे फ्रंट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमने इस फटे में टांग अड़ाई होती तो आज हम उसी तरह से घूम रहे होते जैसे कि आज असीम मुनीर और शहबाज शरीफ घूम रहे हैं। सर, डर तो उनको ये भी सता रहा होगा कि अब जब ये वॉर दोबारा से शुरू हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की तरफ से कोई मिसाइल इधर दाग दी जाए पाकिस्तान पर। भाई जो बहुत कूद रहा था, अब तो उसको डर इस बात का भी है, और अमेरिका थोड़ी बचाने आएगा। अमेरिका ने बचा लिया क्या मिडिल ईस्ट के देशों को जहां पर सीधे सीधे हमले हो रहे हैं? क्या कर लिया अमेरिका ने वहां पे सर? बिल्कुल, ये आज देखिए पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ईरान से भी आ सकती है, इजराइल से भी आ सकती है, और शायद अमेरिका से भी आ सकती है।
देखिए पाकिस्तान की कलई खुल चुकी है। पाकिस्तान किस प्रकार से अपने देश को, अपने एसेट्स को बेच रहा है। पाकिस्तान को जरूरत है डॉलर्स की। पाकिस्तान कोई मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक उम्मा के की बात वो नहीं कर रहा, कहता जरूर है, कवर अप वही होता है, फसाड वही है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भाई यूएई शामिल, जो भी गड़बड़ी पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में हो रही है उसका सीधा सीधा जिम्मा भारत के ऊपर डाल देते हैं वो पूरा का पूरा, क्योंकि वो उनको समझ में ही नहीं आता करें क्या। उसके बाद अब उन्होंने एक दोस्त और मिला लिए हैं अपने, अफगानिस्तान पर डाल देते हैं, और ये हो रहा है हमारे यहाँ अफगानिस्तान। और अब वो यूएई को भी कर रहे हैं। क्यों यूएई को कर रहे हैं? क्योंकि यूएई ने पैसे मांग लिए कि भाई जो खैरात मैंने तुम्हें दी थी वो वापस करो, तो वो दुश्मन हो गया। तो अब जो कल तक झप्पियां लगा रहे थे, आज उनको भी कहना शुरू कर दिया कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में यूएई वाले भी कुछ करवा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तो बहुत ही नानुकूल देश है और इनको खुद कुछ नहीं पता, इनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। ये डॉलर इनको कोई भी दिखा दे, जो डॉलर इनके आगे फेंकेगा ये उसी की हड्डी चाटेंगे। सर, अभी तो आप ये देखो कि जो पीओजेके में ये तांडव कर रहे हैं मौत का, पाकिस्तान की आर्मी वहां क्या कर रही है। इन्होंने एक दिन पहले MI-17 हेलीकॉप्टर से स्टेन गन से वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन पर गोलियां चलाई और बाद में इनका वही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं सर? इस पर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन वर्ल्ड कम्युनिटी का आना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। देखो अंजू, ये किस पर फायर हो रहा है? ये निहत्थे निहत्थे, उनके पास मेरे ख्याल से पत्थर तक नहीं है हाथ में। निहत्थे ऐसे लोगों से जो कोई आजादी नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि भाई हमें सस्ता आटा दे दो, हमें सस्ती बुनियादी सुविधाएं दे दो, हमें सस्ती बिजली दे दो। आप सारी बिजली यहां से बना करके लाहौर भेज देते हो। देखो अंजू, ये पाकिस्तानी पंजाबी सुन्नी डोमिनेटेड थॉट, ये पाकिस्तान का स्वयं का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज पाकिस्तानी सुन्नी मुसलमान थॉट अगर कोई नहीं मानता है तो उसको वो देशद्रोही करार कर देते हैं। जो वहां हो रहा है, देखिए मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूं। एक है ब्रिगेडियर फैज अयूब। ब्रिगेडियर फैज अयूब वही है जिसको कि बुचर ऑफ लाहौर के नाम से जानते हैं। बुचर ऑफ लाहौर क्यों बोला? क्योंकि जब इमरान खान के तहरीक इंसाफ के प्रदर्शन चल रहे थे तो इसने वहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा करके और कई दर्जन लोगों को खत्म कर दिया था। अब इसी आदमी को पीओजेके में उन्होंने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही इलेक्शन की बात आएगी तो पीओजेके से आवाज उठेगी और उस आवाज को दबाने के लिए ऐसा शातिर और ऐसा क्रिमिनल उनको चाहिए। ये वही हरकत है जो जनरल टिक्का खान ने 1971 में बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां पर करी थी, और वही का वही वो यहां पर हाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गनशिप से फायर करना ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अंजू, ये वही पाकिस्तान है जिसने F-16 खैबर पख्तूनख्वा में अपने खुद के लोगों पर F-16 से फायरिंग करी है, अटैक हेलीकॉप्टर से फायरिंग करी है। ये अटैक हेलीकॉप्टर वही है जो जिसको कि एक गिर गया, जिसकी वजह से पूरा दोबारा पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हो गया। उससे ये लोग, तो जिस प्रकार से उन लोगों को, ऐसे लोग जो कि बहुत मामूली और जेन्युइन बातों पर बिल्कुल शांतिपूर्वक, अहिंसा पूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको इन्होंने गोलियों से भून दिया। जनरल डायर, आप देखो, रात के समय पूरे इलाके को अंधेरे में डाल दिया। उसके बाद जब पुरुष लोग नहीं थे तो घरों में घुस घुस के महिलाओं के साथ, कहने में भी मुझे अजीब लगता है, लेकिन बात बिल्कुल साधारण है कि अति बल प्रयोग एक बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन भी नहीं कहूंगा, एक मार्च है। वो अपनी मांगे मांग रहे हैं और पहले तो उस आप संगठन को आतंकवादी घोषित कर दो। उसके बीच में आप देखो, उन्होंने जैक के 4 प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगा दिए हैं जिनको वांटेड बताया जा रहा है, और 1-1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया है। कौन है सर ये लोग? ये तो आम लोग ही हुए ना JNK के। देखो अंजू, यही मैं बोल रहा था कि ये न केवल आम लोग हैं,
ये ना कोई सेपरेटिस्ट हैं, ना इनकी कोई अलग होने की डिमांड है, ना ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, आटा सस्ता मिल जाए, बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, जो बिजली आप यहां से ले जा करके पंजाबी सुन्नी मुसलमानों को बांट रहे हो, उस बिजली में से हमको हमारा शेयर मिल जाए। और ऐसे लोगों को अगर आप आतंकवादी की श्रेणी में डाल देंगे और 1-1 करोड़ रुपए इनाम, ये तो मुझे लगता है कि ये पराकाष्ठा है। ये जिस प्रकार का अन्याय और जिस प्रकार की टायरनी पाकिस्तान की आर्मी ने पीओजेके में और गिलगिट बाल्टिस्तान में कर रखी है, ये उसकी पराकाष्ठा मुझे नजर आ रही है। आप देखिए कैसे आप एक ऐसे संगठन को जो 2 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया है और उन्होंने कोई भी आज तक ऐसा एक भी एक्ट नहीं किया अंजू, एक भी एक्ट ऐसा नहीं किया जिसमें कि आपको ये लगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के यूनियन के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। और उस संस्था के पहले तो उस संस्था को आप आतंकवादी संस्था घोषित कर दें और फिर उसके 4 बच्चों को, जो कि कुछ भी आपसे नहीं मांग रहे, कोई उन्होंने आगजनी पत्थरबाजी नहीं करी, उनको आप टेररिस्ट घोषित करके उस पर 1-1 करोड़ का इनाम रख रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं अंजू, क्योंकि जब पाकिस्तान के पैरों के तले से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है, चाहे उसकी वजह ट्रंप हो या ईरान हो या कोई और हो, पाकिस्तान के पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। इसी वजह से उन्होंने कल जाकर के एक कायराना तरीके से अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को मारा। आज भी जो कहा जा रहा है, जो अभी रावला कोर्ट में हुआ है, उसमें महिलाएं शामिल थीं, उसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं, जिनको कि इन्होंने जन्नत का द्वार दिखाया है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके के लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया और फिर उन्होंने इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शंस लेने शुरू किए एक के बाद एक, ये उनकी हताशा और उनके खौफ को दिखाता है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि इसमें हाथ भारत का है या अफगानिस्तान का है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दिमाग नहीं होने का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। अगर भारत का हाथ होगा तो क्या भारत इस बात पे वहां पर दंगे करवाएगा कि आटे की कीमत कम कर दो? अंजू, इट मस्ट बी अ जोक। मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही, घटिया जोक है। तो ये कोई इसमें किसी का हाथ नहीं है, ये इनकी अपनी करनी है। और जो इन्होंने वहां पर इस पीओजेके के ऊपर जो 12 सीटें रिजर्व करवा के और 8 सीटें अपने नॉमिनेट करवा करके पूरे पीओजेके की असेंबली के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये उसके खिलाफ बातचीत हो रही है। और वो नहीं चाहते कि वो ऐसा हो, इस वजह से वो इस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता कर रहे हैं। हाँ सर, जो कुछ पाकिस्तान की आर्मी पीओजेके में कर रही है, 400-450 के आसपास लोग मारे गए थे अभी 2 दिन पहले, तब तो भारत में वो जो हाफ फ्रंट है उसकी नींद नहीं खुली। आज फारूक अब्दुल्ला यूएन के मानवाधिकार आयोग से गुहार लगा रहे हैं कि इन कश्मीरियों को बचा लो। तो भाई वो सीधे सीधे मुल्ला मुनीर से क्यों नहीं कहते कि वो अत्याचार करना बंद कर दे? क्योंकि यही तो कहते थे कि पाकिस्तान ने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, यही लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार शब्बे बारात के लिए नहीं रखा है। आज ये पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की बजाय यूएन से गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजू, ये इनके काम करने का तरीका रहा है। आम कश्मीरी भी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आम कश्मीरी भी इन 2-3 परिवारों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि किस प्रकार से वहां के आम कश्मीरी इनसे खफा हैं, क्योंकि जिस तरह से जितना पैसा भारत सरकार से हमारे देश के एक अभिन्न हिस्से कश्मीर में जाता था, उसका दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। ये देखिए, ये वही लोग हैं जिनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली जब बांग्लादेश में एट्रोसिटीज हो रही थी, हमारे कहीं भी इनकी आवाज नहीं निकली। आज जब कश्मीरी के बाद, वो भी 2 दिन के बाद नींद खुली है इसकी, और 2 दिन के बाद वो यूं कह रहा है कि मैं यूएन करूं, ये करूं, वो करूं। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। जाके मुल्ला मुनीर से कहे ये कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा है और इसमें आप ये नहीं कर सकते, आपका कोई इंटरनल मैटर नहीं है। उन्होंने जब चिट्ठी लिखी, जब देखिए इस चीज का जब विरोध इंग्लैंड में हुआ और 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने लिख करके दिया, तब उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर। आप मुझे ये बताओ अंजू कि जिस एरिया को पाकिस्तान हमेशा डिस्प्यूटेड कहता है, तो डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर कैसे हो गया? बिल्कुल, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा
कि ये कश्मीर, आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है। तो ये बातें जो पाकिस्तान की हैं, और ये जो खास करके जो हमारे अपने देश में ये लोग हैं, इनको बेशर्म, बेशर्म कहना भी बेशर्मों की तौहीन में समझता हूं। ऐसे लोग हैं 2 दिन बाद जगे, और जगे भी तो उन्होंने कुछ और करने की बजाय एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया। इनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ना थिंकिंग में, ना विचारों में, ना भारतीयता में, ना किसी चीज में। तो इन चीजों को ये समझने की आवश्यकता है। और इससे ज्यादा बुरा इस बात का है कि वो जो लोग छोटी से छोटी बात पे मोमबत्ती लेके सड़कों पर निकल जाते हैं, वो जो लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दे दो, बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, सिंदूर में हम हार गए, कितने हमारे जहाज गिर गए, वो लोग पिछले 4 दिन से कहां गायब हैं? कोई मुझे इसका जवाब दे जाए। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि ये सारी की सारी जो इस आधे फ्रंट की युद्ध है, उसका उद्देश्य एक है, वोट बैंक कंसोलिडेशन। और जहां उनका वोट बैंक कंसोलिडेशन का काम बनता हुआ उनको नजर आता है, सिर्फ वहीं उनकी आवाज सुनाई देती है। अन्यथा उनके लिए कहां किसके साथ क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला भी उसी गैंग का एक हिस्सा है, और उनका जो जिस प्रकार का वो ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी बात को सुनेगा भी। सर, डोनाल्ड ट्रंप बात बात पर अपनी बातों से यू टर्न मार जाते हैं। कल दिन भर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है ईरान पर, लेकिन शाम होते होते बोला कि नहीं, हमारी तो उनसे बातचीत चल रही है, बातचीत आखिरी दौर पर है, कोई बड़ा हमला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को आखिर समझा क्या जाए सर? कभी तो सीरियस होते होंगे, कभी तो उनको याद रहता होगा कि उन्होंने सुबह क्या कहा था, शाम को क्या कहना है। देखो अंजू, एक मैंने बड़ी बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह था, उसकी पहली कहानी थी बूढ़ी काकी। और उस बूढ़ी काकी में एक सेंटेंस है, और वो सेंटेंस है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। ये 80 साल का हो गया है, बाल हट इसमें आ गया है कि भाई ये मेरा खिलौना है, ये मुझे चाहिए, ईरान मेरा खिलौना है, ये मुझे चाहिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको को मैं गल्फ ऑफ अमेरिका कहूंगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैं स्टेट ऑफ ट्रंप कहूंगा। ये बचपना है, ये अहंकार है, ये उनकी, देखिए ट्रंप भी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे अमेरिका की मट्टी पलीत करवाई है इस पूरे एपिसोड में। मैं ये मानता हूं कि मिलिटरीली उन्होंने बहुत नुकसान किया है ईरान का, लेकिन जो उनकी प्रतिष्ठा का कल्याण हुआ है, तिया पांचा, जो उनकी अमेरिका की जो बहुत बड़ी मिलिट्री पावर और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर का जो 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 उनके पास तगमा था, वो कहीं ना कहीं फारस की खाड़ी में डूब के मर गया है। तो ये जो किया, तो वो ट्रंप है। इन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि मैं पूरी सभ्यता खत्म कर दूं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो ये हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में पूरे ईरान को खत्म कर दूंगा। फिर कहा कि मुस्तफा खामनेई मेरे पैरों में गिर के माफी मांग रहे हैं। फिर कहते हैं मैं मुस्तफा खामनेई से मिलने को तैयार हूं। उसके पहले और किसी के लिए कुछ और कह देते हैं, कनाडा को कह देते हैं कि मेरा 51वां राज्य है, प्रेसिडेंट ट्रूडो को कहते हैं गवर्नर ट्रूडो, फिर कहते हैं मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा। तो ट्रंप जो है वो मुझे थोड़े बदहवास से लग रहे हैं। ट्रंप को अपने सामने एक निश्चित हार दिखाई दे रही है इस आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में, और इस वजह से वो बहुत जल्द एक नोशनल विक्ट्री लेकर के इससे निकलना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर मैं यही बार बार कहता हूं कि यूएसए फाइंड्स इटसेल्फ इन अ प्लेस which in a war which it cannot win, it cannot stop, and it cannot get out from। ये ऐसे युद्ध में फंस गया है ट्रंप साहब की मेहरबानी से संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वो जीत नहीं सकता, जिसको वो खत्म नहीं कर सकता, और जिससे वो निकल नहीं सकता। तो अब उनको ये ढूंढ रहे हैं तरीका कि पहले बॉम्बार्डमेंट कर दो, फिर कह दो कि ये है, फिर वो है। तो मेरे को लगता है कि ये सब बचकानी हरकतें हैं, उनका अहंकार है, उनका बाल हट है, और इसको इस तरीके की चीजें जो हैं वो राजनीति में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कामयाब नहीं होती हैं। आप एक बिजनेस में इंट्यूशंस पे अपने बिजनेस को आधारित कर सकते हैं, लेकिन इंट्यूशंस पे युद्ध आधारित नहीं हुआ करते। कोई भी युद्ध की जो प्लानिंग होती है वो होप पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने
अपने इस युद्ध को इस उम्मीद पे आधारित किया कि मैं खामनेई को मार लूंगा तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा। तो उन्होंने पहले दिन खामनेई को मारा, 40 और कमांडर्स मारे, साइंटिस्ट मारे, और उनको लगा कि अब ईरान जो है वो भीख मांगना शुरू कर देगा। ऐसा हुआ नहीं, और उसी का ये भुगतान हर्जाना ये भुगत रहे हैं। सर अब तो ये भीख मांग रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध खत्म हो जाए, वरना आप खुद सोचिए कि 12 घंटे पहले कहते हैं बहुत बड़ा हमला होगा और फिर कहते हैं कि वो हमला रद्द कर दिया गया है, अब कोई हमला नहीं होगा, हमारी बातचीत जारी है, हम समझौते पर लगभग दस्तखत करने पर पहुंच गए हैं। सर अगर यही सब कुछ हो रहा है तो पहले धमकी क्यों दी? तो इसका मतलब साफ है सर कि डोनाल्ड ट्रंप उलझ गए हैं, वो अपनी नाक बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सर भारत जो है उसकी जो ताकत है वो पूरी दुनिया देख रही है। बहुत जल्द ये जो अग्नि 6 का टेस्ट होगा इसको भी दुनिया देखेगी, और वो सब लोग अब डरे भागे घूम रहे हैं, कांपे घूम रहे हैं, जो 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज में आने वाले हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।